हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 2 के बारे में। आई बिलीव आप सबने लेक्चर नंबर 1 जो है वो देख लिया होगा, जिसमें कि हमने बात की थी कि जितने भी हमारे फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किस प्रकार की गई थी, हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। और आज के सेशन में हम मेजरली 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअली टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, कि जो हमारे एटम्स जैसे हम किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स तक पहुँचे, कैसे करके हम एक सही मॉडल पे पहुँचे हैं, एटम के सही मॉडल पे पहुँचे हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे उसकी डेवलपमेंट्स हुई। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डाल्टन्स मॉडल ऑफ एन एटम, फिर हम देखेंगे थॉमसन्स मॉडल, देन रदरफोर्ड्स मॉडल। आई नो बोहर्स मॉडल भी होता है, वो हम लेक्चर नंबर 3 से कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी हमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स पढ़ने हैं विच लीड्स टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सही है। इसके बाद हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये सब कुछ फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। ऑलराइट, सो या जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड देन वी विल गेट स्टार्टेड। सही है। सो यस, हियर इज द डाल्टन्स मॉडल ऑफ एन एटम। एज यू गाइज नो कि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 में ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो चलो वापस से वहाँ चलते हैं और देखते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा था। तो यार पहली चीज़ जैसा कि हमने डिस्कस किया वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहली बात, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि ये सारी थ्योरी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डाल्टन अंकल ने 1808 में प्रेजेंट की थी ये थ्योरी, और एक एक करके ना इस थ्योरी के सारे पॉइंट्स इवेंचुअली गलत प्रूव हो गए। बट क्योंकि डाल्टन अंकल पहले ऐसे अंकल थे जिन्होंने क्वेश्चन किया है ना कि मैटर जो है वो किस चीज़ से बना है, तो उन्होंने बोला कि अरे ना एटम से बना है, और एटम जो है वो सबसे ज़्यादा ना किसी भी मैटर के लिए फंडामेंटल चीज़ है। ठीक है, कि एटम इतना बेसिक है कि आप एटम को फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, आप उस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो वही बात इन्होंने अपनी थ्योरी अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी में जो पहला पॉइंट रखा, वो उन्होंने कहा मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, कि भाई पहले तो आप ये मान लो कि जो एटम्स हैं वो अनडिविजिबल हैं। सही है, कि आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते हो। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट, उन्होंने बोला अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है ना, वो सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे। से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं वो सभी आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। सही है। सो या ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, सेम है, सेम प्रॉपर्टीज हैं, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। उनका मास भी सबका सेम होगा, आइडेंटिकल होगा।
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, है ना, कि अगर अब आप बात करो हीलियम और बोरॉन के एटम्स के बारे में, तो भाई हीलियम के एटम्स डिफरेंट होंगे, उनका मास डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू बोरॉन या कोई भी और दूसरा एलिमेंट। दूसरा पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। अभी तक बात हो रही थी पॉइंट नंबर 1, 2 में बेसिकली एलिमेंट के बारे में। अब हम आ गए कंपाउंड पे, है ना, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ने मिलके कोई कंपाउंड अगर बनाया तो क्या होगा। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, है ना, जो अभी मैंने बात डिस्कस करी कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन कर गए तो उन्होंने क्या बना दिया, कोई कंपाउंड बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन कर लिया उन्होंने, सो दे फॉर्म्ड H2O विच इज वाटर। ठीक है जी। नेक्स्ट, एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, वो तो हमें पता है। ठीक है जी, एग्जैक्टली यही बात उन्होंने बोली। लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीऑर्गेनाइज होते हैं, रीअरेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एटम को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम किसी एटम को बना सकते हैं। सही है। सो यू कैन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, कि बस ऑर्गेनाइज दोबारा से हो गए एटम्स। These are neither created nor destroyed in a chemical reaction। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि पर्टिकुलरली जो ये बात है ये किसको दर्शाती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना। ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। एग्जैक्टली। अब आपको याद आ रहा होगा व्हेन आई टोल्ड यू कि जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किस किस को प्रूव कर देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। क्लियर है? आई बिलीव यस। आप एक बार जल्दी से बोर्ड पे देख लीजिए, दीज आर द पॉइंट्स विच वर गिवन इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऑलराइट, ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो एज इट इज़ अभी हमने NCERT से पिक किए हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फेलियर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई बिलीव मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया था कि डाल्टन अंकल ने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई, बट वो पॉइंट्स इवेंचुअली एक एक करके ना सारे गलत प्रूव होते गए। So these are the failures of Dalton's atomic theory, drawbacks of this theory, कि क्या क्या इसमें कमी रह गई। सबसे पहली बात, डाल्टन अंकल ने क्या कहा था कि बेटा जो एटम्स हैं ना वो इनडिविजिबल हैं, आप एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। बट अब तो हमें बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, और इवन अब हमें और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता है। तो ये बात जो डाल्टन अंकल ने बोली थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल, वो तो गलत प्रूव हो गई। तो इसीलिए ये उस थ्योरी की गलती है, उसका फेलियर है कि वो ये बात तो बता ही नहीं पाया। नेक्स्ट देखिए, फेल टू एक्सप्लेन दी एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इट सेड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल बट इट इज नॉट, है ना। चलो ये हमने पॉइंट्स देख लिए हैं। वो ये नहीं बता पाया कि एटम्स एक दूसरे के टुवर्ड्स एफिनिटी क्यों शो करते हैं, एक दूसरे के टुवर्ड्स किसी प्रकार की अगर उनमें रिपल्शन है या किसी तरीके की उनमें अट्रैक्शन है, तो इसको तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रूव या इसके बारे में उसने बात ही नहीं किया। ठीक है, फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, मास नंबर दोनों का डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। ऑन दी अदर हैंड आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका
एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। क्लियर है? तो ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाया। Inability to explain the difference in physical properties of compounds made from atoms of the same element, and in the end inability to explain the binding forces. ठीक है? So these were a few failures of Dalton's atomic theory, and this theory could not gaseous law of gaseous volumes is the only law of chemical combination which cannot be proved by Dalton's atomic theory. Clear है? I believe yes. जल्दी से इसको रीड कर लो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बात करने वाला मुद्दा सिर्फ इतना ही था। सही है? अगर बात की जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और अभी तक हम लोग 1.1 से लेके इंक्लूडिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम 1.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में, जो कि है सेक्शन नंबर 1.7। 1.8 है बेटा मोल कॉन्सेप्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अभी हम बात करेंगे सेक्शन 1.9 के बारे में भी, विच इज़ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच इज़ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सही है? चल, हाँ जी, तो आ गया याद क्या है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। सही है? तो इसको हमने ऑलरेडी पिछले सेशन से ही कवर कर लिया है। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे अगले मॉडल के बारे में, जो कि है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, विच इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग। दैट इज़ actually also called as Thomson's watermelon model of an atom और Thomson's plum pudding model of an atom। सही है? दोनों चीज़ें ऐसे मस्त खाने की। या सो थॉमसन अंकल ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि जो एक एटम है ना, उसको आप एक वाटरमेलन की तरह कंसिडर करो। ठीक है? और जो वाटरमेलन में रेड वाला पार्ट होता है ना, जिसको हम लोग खाते हैं, वो पूरा जितना भी रेड पार्ट है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड है ऑल ओवर द एटम। ठीक है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। और जो हमारे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं उसको कंसिडर किया गया एज नेगेटिव चार्ज, है ना? एज इफ के जो सीड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, जो कि एम्बेडेड हैं, कहीं कहीं प्रेजेंट हैं हमारे एटम के अंदर। बट ओवरऑल उन्होंने कहा कि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है ना? कि जो हमारा स्प्रेडेड वाला पॉजिटिव पार्ट है और जो एम्बेडेड वाला सीड्स वाला नेगेटिव पार्ट है, इतना ही पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और इसीलिए उन्होंने कहा एज अ होल एटम इज न्यूट्रल। ठीक है? सिमिलरली प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने बोला कि यार जो प्लम्स हैं आप उसको कह सकते हो कि वो नेगेटिव चार्ज हैं, एज मतलब आप उसको कंपेयर कर सकते हो एज इफ कि जो हमारे प्लम्स हैं प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर, प्लम पुडिंग में वो नेगेटिवली चार्ज है और जो बाकी का पार्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है भाई? तो इसीलिए आप कंपेयर करते हो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम को वाटरमेलन से या फिर प्लम पुडिंग से। ठीक है? तो चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमारे थॉमसन्स मॉडल ने क्या कहा था। ऑलराइट, एज यू कैन सी, अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें सो वी कैन से कि जो पॉजिटिव चार्ज है देखो पूरे में प्रेजेंट है, और फिर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। सही बात है? तो चलो एक बार देख भी लेते हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, an atom resembles a sphere of positive charge with electrons, right? यही अभी हमने बात की। The positive and negative charge is equal in magnitude, इसीलिए हमने atom neutrality के ऊपर बात की। And therefore an atom has no charge and as a whole it is electrically neutral। जो अभी बातें आपको समझाई गई exactly वही यहाँ पे mentioned है। Moreover आप अपने जूनियर क्लासेस में ना ये सब कुछ पढ़ चुके हो।
जो हम आज के सेशन में करेंगे, आई बिलीव यू ऑलरेडी नो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड इवन बोहर्स मॉडल, राइट। आप अपने जूनियर क्लासेस में कवर कर चुके हो, बट हमारा काम है आपको याद दिलाना, हमारे क्लास 11 में भी है, तो इसीलिए अच्छे से अभी इसको समझना, पता होना बहुत ज़रूरी है। सही है, कूल, यस। Thomson's atomic model resembles a spherical plum pudding as well as a watermelon. जो भी हमने बात की, it resembles a plum pudding because the electrons in the model look like the dry fruits embedded. As I told you कि जो negative part है वो embedded है और जो positive part है वो इस तरीके से watermelon के red part की तरह spreaded है पूरे में। सही है, of positive charge like a spherical plum pudding. The model has also been compared to watermelon. Exactly, जो अभी यार अभी समझाया गया वही यहाँ पे लिखा है, चलो पढ़ भी लेते हैं। The model has also been compared to a watermelon because the red edible part, edible मतलब जो हम खाते हैं, लाल वाला part of a watermelon was compared to the sphere having positive charge and the black seeds filling the watermelon looked similar to the electrons inside the sphere. तो ये था हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। सही है, अब नाउ वी ऑल नो कि यार ये मॉडल ना गलत था, ठीक है। ये सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे ना ये जर्नी शुरू हुई। ये मॉडल 100% गलत था, ऑलराइट। चलो, लिमिटेशंस मतलब कि इस मॉडल की क्या क्या, कहाँ इसने एक्चुअली लिमिट कर दिया, राइट, कहाँ पे गलत था, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इस मॉडल में क्या क्या गलतियाँ थी। तो सबसे पहली बात अभी जो हम आगे देखने वाले हैं, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड अंकल ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ये मॉडल उस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, रिजल्ट्स जो एक्चुअली थे वो बिल्कुल ऑपोजिट थे। तो ये है इस मॉडल का सबसे पहला ड्रॉबैक कि यार इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड अंकल ने किया था। सही है, देन जो थॉमसन अंकल ने ये मॉडल बताया, द वाटरमेलन मॉडल, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। देयर वाज नो साइंटिफिक प्रूफ, उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने बता दिया। सही है, तो ये थी एक सेकेंड लिमिटेशन कि वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ हिज मॉडल इज दैट देयर वर नो एक्सपेरिमेंटल पीस ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड बाय हिम। कोई भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऐसे प्रूफ नहीं किया था कि इसलिए एटम का मॉडल ऐसा है। सही बात है ना। अब वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को प्रूफ नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि एक स्टैटिक मॉडल था, है ना, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स्ड है, एक स्टैटिक मॉडल था ये। तो इससे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकी, इसीलिए थॉमसन मॉडल को खारिज कर दिया गया कि यार ये तो गलत है। सही है, कूल। तो थॉमसन मॉडल में जो बात पता होनी चाहिए वो सिर्फ इतनी है जितनी अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। अब रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से थोड़ा आइडिया लगना शुरू हुआ कि एक्चुअली एटम का लाइक हाउ इज द एटमिक मॉडल, एटम कैसा होता है, ठीक है। तो ये समवेयर एक अच्छी शुरुआत मैं कहूँगी थी, जिससे कि हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलना शुरू हुआ। सही है। नाउ रदरफोर्ड अंकल वाज एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन, तो ही वांटेड टू प्रूव कि यार जो हमारा वाटरमेलन मॉडल है वो सही है। बट जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया वो भी शॉक्ड हो गए कि यार वो जो मॉडल है वो तो बिल्कुल ही गलत है। सही है। तो यस, उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया
अल्फा पार्टिकल्स का हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, ठीक है, He2 पॉजिटिव। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स? डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, ठीक है, He2 पॉजिटिव। तो उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स लिया, सही है, और उसको बॉम्बार्ड कराया एक गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट इज दिस? दिस इज अ गोल्ड फॉइल। नाउ व्हाई डिड ही टेक गोल्ड? एंड मोर ओवर, इसमें एक पता रखने वाली, एक याद रखने वाली बात क्या है कि उन्होंने बहुत ही एक थिन शीट ली विच वॉज सपोज टू बी लाइक अ शीट ओनली 1 एटम थिक, है ना, जो कि सिर्फ एक बहुत थिन शीट हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें मल्टीपल लेयर्स होते तो आप ढंग से अपने ऑब्जर्वेशंस को वेरीफाई नहीं कर पाते, सही है। तो दैट्स व्हाई ही टुक गोल्ड। व्हाई? बिकॉज गोल्ड इज वेरी मैलिएबल, है ना, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, है ना, गोल्ड इज क्वाइट मैलिएबल, वेरी मैलिएबल। तो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या लिया? गोल्ड लिया। और यहाँ पे उन्होंने लगाई फोटोग्राफिक प्लेट, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे ये अल्फा पार्टिकल्स हैं ये कहाँ कहाँ पे हिट कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग? उन्हें पता था कि यार अकॉर्डिंग टू थॉमसन अंकल, जो इस गोल्ड फॉइल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो कैसे होंगे कि यार जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में स्प्रेड है, जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है। तो जब आप इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ऐसे हिट करोगे तो वो ऑलमोस्ट सीधी निकल जाएंगी, राइट, कि वो यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके हिट कर देंगे बिल्कुल सीधे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इवन लेस दैन 1 डिग्री की डेविएशन, ठीक है। तो उनको लगा था कि ऐसे करके ना मॉडल जो है वो सही प्रूफ हो जाएगा, सही है। बट एक्चुअली में क्या हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले चलो जो स्क्रीन पे है वो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। So yes, Rutherford conducted an experiment by bombarding a thin sheet of gold with alpha particles and then studied the trajectory of these particles after their interaction with the gold foil, जो हम already बात कर चुके हैं, सही है। So yeah, as you can see, Rutherford ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वही बातें यहाँ पे लिखी हैं। So Rutherford in his experiment directed high energy streams of alpha particles जो बहुत high speed से जा रहे थे from a radioactive source of a thin sheet. I told you कि thin sheet हमने क्यों ली? ताकि जो भी trajectory of alpha particles है आप उसको अच्छे से जज कर पाओ, ठीक है। In order to study the deflection caused to the alpha particles, he placed fluorescent zinc sulfide screen ताकि वो देख सके कि alpha particles कहाँ कहाँ hit किए हैं, ठीक है जी। Rutherford made certain observations that contradicted Thomson's atomic model. अब जो इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया वो थॉमसन्स मॉडल को बिल्कुल ही क्या कर रहा था? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, बिल्कुल इससे ऑपोजिट। इन जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे वो बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, सही है ना। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस मिली? अब देखो, सपोज करो कि यार ये एक जो गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम है ये वो एटम है, सही है। तो उन्होंने देखा कि जो मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे अबाउट 92%, वो बिल्कुल अनडेविएटेड पास हो गए, बिल्कुल सीधे चले गए। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा रेज जो थे आप देख सकते हो, ये देखो वो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, राइट, वो बिल्कुल कहाँ जा रहे हैं? सीधे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल बिना किसी डिफ्लेक्शन के जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उस शीट में से निकल गए, सही है। अ स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत एक छोटा सा फ्रैक्शन क्या हुआ, वो डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, है ना। आप देख सकते हो कि जो कुछ थे वो बिल्कुल ऐसे स्मॉल एंगल्स से रिफ्लेक्ट हो गए, अ फ्यू, क्लियर है। एंड लास्टली
अ वेरी फ्यू, अप्रॉक्सीमेटली 1 in 20,000, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल की रे ऐसी थी जो कि 180 डिग्रीज बिल्कुल ऐसे बाउंस बैक हो गई, बिल्कुल ऐसे क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। मेजरली क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, कोई डेविएशन नहीं हुई। बहुत कम के साथ क्या हुआ कि थोड़ी सी डेविएशन मिली, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 in 20,000, कोई 20,000 में से एक ऐसा था जिसके साथ बिल्कुल वो बाउंस बैक हो गई। जो ये था, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल ही बाउंस बैक हो गए, वापस चले गए। दे रिट्रेस्ड देयर पाथ, वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। अब ये देख के, नाउ दिस वाज समथिंग जो कि रदरफोर्ड अंकल बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, सही है। अब देखो, इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, उन्होंने क्या बात बोली, चलो वो देखते हैं। आई बिलीव ऑब्जर्वेशंस में आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ना, जो मेजरली, अभी देखो, इनफैक्ट पिछली वाली स्क्रीन पे चलते हैं। अब अगर कोई चीज़ बिल्कुल ही सीधी निकल गई, जो कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स के साथ हुआ है ना, इसका क्या मतलब है कि यार उसको रास्ते में कुछ मिला ही नहीं है ना कोई पॉजिटिव चार्ज मिला, कुछ नहीं मिला है। जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे उसको कुछ नहीं मिला। तो पहली ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड अंकल ने क्या कहा कि यार जो मोस्टली जगह है ना एक एटम के अंदर, वो खाली है ना, इसीलिए जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेडली पास हो गए। सो एज यू कैन सी द ऑब्जर्वेशन नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी as most of the alpha particles pass through the foil undeflected, right? क्योंकि वो undeflected होके बिल्कुल बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल गए। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि यार जितना भी एटम के अंदर स्पेस है, जितनी भी एटम के अंदर जगह है वो खाली है, सही है। नेक्स्ट देखो, अब बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स के साथ ऐसा हुआ कि वो छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, है ना। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज रिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स से डिफ्लेक्ट हो गए। अब देखो, लेट्स चेंज द कलर। अगर देखो ये वाली रे है ना, अब अभी हमें प्रॉपरली पता है, हमें ऑलरेडी पता है, अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई है यहाँ पे, बट वी नो कि यार जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स भी न्यूट्रॉन्स भी, अभी यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के बारे में भी नहीं पता, ठीक है, कि यार जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो भी कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है दूसरे पॉजिटिव चार्ज से के थोड़ा नज़दीक गया, तो तुरंत पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना, तो इसीलिए ये ऐसे रिपेल हो गया। तो कुछ रेज जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से गुजरी है ना, जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से गुजरी, वो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, है ना। सिमिलरली देखो, ये यहाँ पे रे आई, न्यूक्लियस के पास से आई और यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, सही है। तो देखो इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकली, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। समझ में आया क्यों, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स। एज आई टोल्ड यू, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom। इस बात से क्या पता चला, थॉमसन अंकल ने कहा था कि बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाटरमेलन के रेड पार्ट की तरह पूरे में स्प्रेडेड है, बट इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि यार जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो तो कॉन्सेंट्रेटेड है,
वो पूरे में स्प्रेड तो नहीं है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन जो है पता चली, is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. The positive charge has to be concentrated in a very small volume. बेटा in a very small volume क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ ही रेज ऐसी थी जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, मेजरली तो बिल्कुल सीधी निकल गई थी, तो इसीलिए कहा गया कि मेजरली जो स्पेस है वो खाली है। क्लियर है? अब देखो वापस से पीछे आओ, चलो जी, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बारे में भी बात हो गई। तीसरे पे आते हैं, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कोई 20,000 में से एक रे, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये रे जो थी ये बिल्कुल कहाँ पे जाके हिट करने वाली थी? न्यूक्लियस पे। अब वो जो रिपल्सिव फोर्स था वो इतना ज़्यादा था कि उसने बोला कि बिल्कुल ही बाउंस बैक कर दिया उस अल्फा पार्टिकल को, इतनी तेज़ी से रिफ्लेक्ट किया कि जैसे इससे आगे टकराया वापस चला गया। समझे? तो ये देखो, calculations by Rutherford showed that the volume of occupied by the nucleus is negligibly small. क्यों? क्योंकि बहुत कम रेस के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने अपना पाथ रिट्रेस किया। तो इससे पता चला कि यार जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बैठा है ना वो वॉल्यूम बहुत कम है, वो वॉल्यूम बहुत कम है। इट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। एज इफ कि यार अगर आप एक क्रिकेट बॉल को लो, सपोज आपने यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, सपोज आपने क्रिकेट बॉल कुछ इतनी साइज की होती होगी, है ना? सपोज आपने अगर ये क्रिकेट बॉल को ऐसे रखा, सपोज ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है? तो जो हमारा एटम है उसका रेडियस पता है कितना होगा? 5 किलोमीटर। इतना डिफरेंस है न्यूक्लियस और एटम के साइज में, ठीक है भाई? तो या दिस वाज द थिंग। कूल है, सही है। अब देखो, इतना पता चल गया कि यार जो रदरफोर्ड अंकल हैं उन्होंने एक टर्म दे दी जो कि थी न्यूक्लियस, है ना? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने न्यूक्लियस टर्म को इंट्रोड्यूस किया कि यार जहाँ पे ना हमारा पॉजिटिव चार्ज बैठा है, सही है, जहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज बैठा है ना, सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? और अब जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने क्या कहा कि यार वो ना रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड। ही डजंट नो वेदर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग और नॉट रिवॉल्विंग, बट ऐसा उन्होंने क्यों बोला? अगर वो कहते कि यार ये स्टैटिक है इलेक्ट्रॉन, तब तो क्या होगा कि यार अगर पॉजिटिव चार्ज जैसे कॉन्सेंट्रेटेड है तब तो एक दूसरे को इसे अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन सीधा न्यूक्लियस के अंदर भाग जाएगा। पर ऐसा उन्होंने नहीं, मतलब इसीलिए उन्होंने ये नहीं बोल सकते थे वो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैटिक है, राइट? ही हैड टू से कि यार द वे ये सन है और जो हमारी अर्थ है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, राइट? तो उन्होंने कहा सिमिलरली कि यार सन और अर्थ के बीच में भी देखो अट्रैक्टिव पुल है ना? बट अर्थ जो है वो सन में जाके कोलैप्स नहीं हो रही है ना? इन द सिमिलर वे न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, सही है? सो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज लाइक अ स्मॉल स्केल ऑफ सोलार सिस्टम विदाउट द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ द मैसिव सन, ठीक है? एंड द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग सिमिलर टू द लाइटर प्लैनेट्स। तो उन्होंने अपने मॉडल को सोलार सिस्टम से एक तरीके से कंपेयर किया गया। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई, ठीक है? अभी आगे क्या देखते हैं, प्रॉब्लम क्या हुई। सो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन किया गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को, दैट वाज मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है? उन्होंने क्या कहा कि यार अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इट मस्ट एमिट एनर्जी, है ना? और अगर वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो
ऐसा मैक्सवेल ने कहा कि वो अल्टीमेटली अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा और एक स्पाइरल पाथ में मूव करता हुआ। सी, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा कि यार कि अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये इस तरीके से अपनी एनर्जी लूज करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, कि वो अपनी एनर्जी इस तरीके से लूज करेगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर जाके कोलैप्स हो जाएगा। बेसिकली जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी रेदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। सो यस, Rutherford proposed that electrons revolve around the nucleus in fixed paths, है ना, कि अगर ये न्यूक्लियस है तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड पाथ में से गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, कॉल्ड ऑर्बिट्स। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वो घूम रहा है, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, राइट, आप पढ़ते हो फिजिक्स में। Accelerated charged particles emit electromagnetic radiation and hence the electron revolving around the nucleus should emit electromagnetic radiation. This radiation would carry energy, है ना, from the motion of the electron which would come at the cost of shrinking of orbits, कि जो ultimately electron है वो nucleus के अंदर collapse हो जाएगा। Ultimately the electrons would collapse in the nucleus. Calculations have shown that as per the Rutherford model, an electron would collapse into the nucleus in less than 10 to 8 seconds. But ऐसा actual में नहीं हो रहा था. So that is why Maxwell's electromagnetic theory के according जो Rutherford का मॉडल है वो भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। सही बात है। इसके अलावा रदरफोर्ड अंकल ने कुछ नहीं बताया इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में और उनकी एनर्जी के बारे में। सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, नहीं पता। सही है, तो ये बात हमको नहीं पता थी। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? तो ये था हमारा टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल। सही है, सबसे पहले हमने बात कर ली डाल्टन्स मॉडल के बारे में, फिर हमने बात की थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में, देन रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या पता चली कि भाई न्यूक्लियस पिक्चर में आ चुका है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो बैक हियर वी आर। सो वी हैव कवर्ड दिस पार्ट। अभी हम थोड़ा और बेसिक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर को आप Z से डिनोट करते हो, Z से डिनोट करते हो, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं कि एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज, मीन्स दे आर न्यूट्रल। सही है, इतना हमें पता है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम वी नो दैट प्रोटॉन्स जो हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। इलेक्ट्रॉन्स वी नो नाउ, राइट, वी नो नाउ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, और प्रोटॉन्स एंड इनफैक्ट एक्चुअली न्यूट्रॉन्स भी अभी तक, ऑल्दो रदरफोर्ड के मॉडल तक न्यूट्रॉन्स का कुछ अता पता नहीं है, बट अभी हमें पता है, ठीक है, कि बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैठे हैं। ठीक है, नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर,
अगर आप किसी भी एटम के बारे में बात करते हो, एक न्यूट्रल एटम के बारे में बात करते हो, तो यार न्यूट्रल का क्या मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, राइट. तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो यार आपको क्या बात पता है कि अगर आप एक न्यूट्रल एटम के बारे में बात करो, न्यूट्रल एटम के बारे में, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ से कि यार पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, प्रोटॉन्स के ऊपर. तो आप क्या बोल सकते हो, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सही है. एक न्यूट्रल एटम के बारे में क्या बात हम कर रहे हैं कि बेटा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो इक्वल होता है. ये हो गई सबसे पहली बात, ठीक है. और एटॉमिक नंबर बेटा आप किसको बोलते हो, किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. ठीक है जी. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज व्हाट, इट्स एटॉमिक नंबर. इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम. अगर आपने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, तो आप वो क्या बन जाते हैं, आयन बोलते हैं फिर हम उसको. व्हाट आर दे कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एन आयन. ओके. अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है तो आप उसको कैटायन बोलते हो. अगर कोई नेगेटिवली चार्ज आयन है तो आप उसको एनायन बोलते हो. सही है. उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे. सो यस, the number of protons present in the nucleus is equal to the atomic number. In order to keep the electrical neutrality, number of electrons in an atom is equal to the number of protons. This is simply atomic number. Now we know, sorry, my bad. Now you know हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब के बारे में अगर आप बात करो, नाउ यू नो कि यार हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है. इसका क्या मतलब है कि अगर आप हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जाओगे तो आपको उसमें एक प्रोटॉन मिलेगा. अगर आप हीलियम के न्यूक्लियस में जाओगे तो उसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे, लिथियम के में 3 प्रोटॉन्स है, बेरिलियम के में 4 प्रोटॉन्स है. ठीक है. तो जो भी एटॉमिक नंबर है उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर इतने प्रोटॉन्स हैं. सही है. चल आगे बात करते हैं मास नंबर के बारे में, जिसको कि आप ए से डिनोट करते हो. मास नंबर को आप ए से डिनोट करते हो. क्लियर है ना. इलेक्ट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. तो बचे क्या क्या बेटा मास नंबर के लिए, 2 ही तो चीज़ें बची, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो कहा जाता है उसका मास नंबर. व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज इट्स मास नंबर. एज यू कैन सी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. सो नाउ यू नो 2 थिंग्स. मास नंबर इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड व्हाट कि इन अ न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. कूल है. आई बिलीव यस. एटॉमिक सिंबल. ना आप किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कोई भी अगर एलिमेंट है x, ठीक है, तो आप उसके ऊपर लिखते हो उसका मास नंबर और नीचे लिखते हो उसका एटॉमिक नंबर. ए से एटॉमिक नंबर नहीं होता, ए से एटॉमिक नंबर नहीं होता, ए से मास नंबर होता है, जेड से होता है एटॉमिक नंबर. इस बात में कंफ्यूज मत होना. ठीक है बच्चे, इस बात में कंफ्यूज मत होना. क्लियर है. आई बिलीव यस. सही है. आई बिलीव या, इसमें आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कूल है. सपोज
अगर आपको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे? हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है, ये क्या हो गया, इसको ज़रा दोबारा लिख देते हैं। कोई सिंबल, कोई एलिमेंट है x, तो ऊपर उसका मास नंबर और नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। सपोज अगर आपको ऐसे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो बेटा 1 होता है उसका क्या चीज़, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर कितना होता है, मास नंबर भी 1 ही होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप बात करो बेटा हीलियम के बारे में, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और उसका मास नंबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। क्लियर है, आई बिलीव, यस। चलो और आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर गलती से लिखा हुआ है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन LU रिस्पेक्टिवली आर। अभी देखो इसको, देखो कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये है हमारा एलिमेंट, ठीक है। ऊपर क्या होता है बेटा, मास नंबर, मास नंबर इज गिवन एज 175, और नीचे क्या है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। नाउ यू ऑलरेडी नो कि यार जो एटॉमिक नंबर है Z, वो कितना गिवन है, 71, और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। नाउ वी नो कि बच्चे जो यहाँ पे ये एलिमेंट है ये न्यूट्रल है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल गए। अब मुद्दे की बात क्या आती है कि मैम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें। सो एज आई टोल्ड यू, एक बार ज़रा तुमको पीछे चल के एक बात याद दिलाती हूँ। मैंने तुमको स्पेशली बोला था कि यार नाउ यू नो कि ये 2 चीज़ें अब आपको पता है, राइट। आपको पता है कि मास नंबर क्या होता है बेटा, सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो ना कि मास नंबर इज इक्वल टू, प्रोटॉन्स को मैं क्या बोल सकती हूँ, एटॉमिक नंबर, माय बैड, मास नंबर A, ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर होता है। तो मैं इसको Z लिख सकती हूँ ना यहाँ पे, प्लस N। अब अगर मुझे यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से कैसे निकल जाएंगे, A माइनस Z, राइट, A माइनस Z करके आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सही है, चलो जी आगे चलते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी हमने डिस्कस किया, इट विल बी A माइनस Z, राइट। सो मास नंबर बच्चे कितना है, देखो 175 ऊपर लिखा है, सो 175 माइनस 71 कितना आ गया, 104, राइट। ये आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, 71, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने कितने निकाल लिए, 104, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही आ गए, कितने, 71। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 71, 104, 71, 71, 104, 71। तो आप क्या बोलोगे कि ऑप्शन नंबर A जो है वो सही जवाब है। अभी हमने देखा कि आपने पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है ना, बट एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन नीट में आता तो क्या हम ये सब कुछ कैलकुलेशन करते, नहीं करते। हम क्या देखते, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस ऑर्डर में हमें आंसर बताना है। तो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको देखते ही समझ में आ गया कि यार नीचे क्या लिखा होता है मैम, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, 71, 71, है ना, ये जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो देखो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ इकलौता ऑर्डर ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा है जिसमें पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू सेम है, इसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक्चुअली आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने की अपने एग्जाम में एक्चुअल में ज़रूरत थी ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखते तो आपको वैसे ही समझ में आ जाता कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, और आगे बात कर लेते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अभी हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में। तो बेटा आइसोटोप्स कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो क्लोरीन की, तो बेटा क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 और 37 दो आइसोटोप्स क्लोरीन के पाए जाते हैं। सही है। अब देखो यार, इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, डिफर क्या कर रहा है एटॉमिक मास। बेटा एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या वेरी कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं आइसोटोप्स में, राइट। और अगर बात की जाए आइसोबार्स के बारे में, तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, वो होते हैं आइसोबार्स। ठीक है भाई, चल और आगे जरा देखते हैं। इज इट विजिबल? या यू कैन रीड इट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो का मतलब होता है बेटा सेम। आइसो का क्या मतलब होता है, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज, राइट। ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो उनको आप क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, या सबसे पहले अगर आप बात करो बेटा सोडियम के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट सोडियम। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, सपोज वी हैव सोडियम। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बेटा मतलब Z। जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं मतलब कि Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, है ना, इट्स 11। नाउ अगर मैं न्यूट्रल सोडियम की बात कर रही हूँ, उसका एटॉमिक नंबर मुझे पता है 11 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं। इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, और क्योंकि मैं न्यूट्रल सोडियम के बारे में बात कर रही हूँ तो इसमें 11 ही प्रोटॉन, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। इसमें 11 ही प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट Na पॉजिटिव, बेटा जब किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका क्या मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया गया। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास सोडियम न्यूट्रल था, ठीक है, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, है ना। अब देखो 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज, तो उस पर टोटल चार्ज मतलब एक इफेक्टिव चार्ज कितना बचा, +1 बचा ना। तो ये देखो इसीलिए इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज हम दिखाते हैं, है ना, क्योंकि 11 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल नहीं रहा, है ना, अब उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है? यस। नाउ इफ वी नाउ टॉक अबाउट Na पॉजिटिव, तो अभी भी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने हैं, अभी समझाया कैसे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? अभी चलो बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट पोटेशियम, सॉरी लेट्स टॉक अबाउट पोटेशियम। ठीक है,
अब पोटासियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? इट इज 19। इसका क्या मतलब है कि इसमें 19 प्रोटॉन है, और अगर हम न्यूट्रल पोटेशियम की बात करें तो यानी कि इसमें 19 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं के पॉजिटिव की, यानी कि मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे, सही है। सिमिलरली आप Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं न्यूट्रल मैग्नीशियम में। बट इफ आई टॉक अबाउट Mg2 पॉजिटिव, यानी कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 12 - 2, 12 - 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो ये देखो, ये आ गया 10। अभी देखो, अगर आप इन दोनों स्पीशीज को देखो, Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, तो देखो इन दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि मैम Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मैम? 10 है। तो हम कैसे हम क्या बोलेंगे? दैट Na positive and Mg2 positive are isoelectronic, हम ये बात बोल सकते हैं, ये बात कह सकते हैं। Is that clear? I believe so. Yes. Cool है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर आप देखो के पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 18 है। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे? के पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है। सही बात है। चलो इन पे बेस्ड अभी कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। नीट 2021 में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। नाउ दिस इज एक्चुअली द वेरी फर्स्ट टॉपिक जहाँ से आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर? इसमें से कौन ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है? ओके बताओ भाई। सबसे पहले Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, ये तो देखो यार अभी हमने पीछे भी देखा था, है ना, ये तो अभी हमने पीछे भी देखा था कि यार ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होता है, राइट? इट इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, सही है। नाउ if I tell you about option number B, let's talk about option number B, O2 negative and F negative, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मैम? 8 होता है। इट इज़ 8। न्यूट्रल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज़ 8, राइट। O2 नेगेटिव, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, यानी कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, बेटा न्यूट्रल ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, O2 नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये 8 + 2 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन के बारे में, इफ़ आई टॉक अबाउट फ्लोरीन, तो बेटा F नेगेटिव में फ्लोरीन, चलो पहले बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। तो बच्चे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चे कितना होता है बताइए? 9 होता है, राइट? इट इज 9। उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो 9 + 1, यानी कि इसके पास भी कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स।
तो यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। हमें क्या बताना है, कौन सा नहीं है। सिमिलरली Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, फिर से देख लो यार कोई डाउट हो तो। लेट्स लुक एट इट अगेन। सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चे कितना होता है, 10 होता है ना, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। तो आप क्या बोल सकते हो, 11 माइनस 1, 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 10 इलेक्ट्रॉन्स। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बच्चे कितना होता है, 12, राइट। उसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, 12 2 पॉजिटिव, सो इट इज 12 माइनस 2, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली मैंने आपको पहले ये दोनों क्यों सॉल्व करके दिखाए बेटा, अच्छा चलो अभी तो इनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले मैं आपको इनिशियली समझा रही थी तो इसीलिए मैग्नीशियम ऐसे करके लिखा। अगर आप O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, इन चारों को देखो तो इन सब में ही 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये चारों ही आपस में क्या हैं, ये चारों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सिर्फ 2 स्पीशीज नहीं हो सकती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये चारों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर बी और सी को पहले सॉल्व किया। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर है चारों, ऑल राइट, चारों। इज दैट क्लियर बच्चे? सो व्हेन यू विल सॉल्व बेटा Fe2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव, अब देखो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, होगा, है ना, है ही, और दोनों पे +2 चार्ज है, तो वेरी ऑब्वियस कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। आपको एक्चुअली सॉल्व करने की भी ज़रूरत थी नहीं। कौन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, Mn2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। सही है, आगे बात कर लेते हैं। बेरिलियम 2 पॉजिटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। चलो बेरिलियम के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4, राइट। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 4 होता है। बट अगर आप बात करो बेरिलियम 2 पॉजिटिव के बारे में, यानी कि आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए हैं, तो बच्चे क्या बचा, 4 माइनस 2, तो यानी कि बेरिलियम 2 पॉजिटिव के पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। H पॉजिटिव, चलो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 1 होता है, यानी कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। अगर आपने वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल लिया तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे 0, सिर्फ प्रोटॉन बचा। H पॉजिटिव इज एक्चुअली प्रोटॉन, राइट। लिथियम पॉजिटिव, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। अगर आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया तो बेटा कितने बचे, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो आप क्या बोलोगे, बेरिलियम 2 पॉजिटिव और लिथियम पॉजिटिव आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव ये आपस में दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इन दोनों के पास ही 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें कौन से वाला चाहिए था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है। ठीक है जी, देख लो यहाँ पे। आगे ना वेरी इंपॉर्टेंट, अब ऐसे वाले स्पीशीज में भी हमें देखना होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है CO, राइट, सपोज वी हैव CO। बेटा कार्बन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, राइट। कार्बन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। ऑक्सीजन में 8, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 + 8, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स। Cn नेगेटिव की अगर बात की जाए, इफ़ वी टॉक अबाउट Cn नेगेटिव, तो बेटा अगेन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मैम, 6, नाइट्रोजन के पास 7, और देखो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, +1, ये फिर से कितना आ गया बच्चे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है। NO पॉजिटिव, देखो NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स मैम, 7,
हम कैसे निकाल रहे हैं? बड़े सिंपल फॉर्मूले चीज से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए यहाँ पे 7 लिया हमने। क्लियर है? दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट एज 7। O पॉजिटिव की अगर बात करें, O की अगर बात करें, ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 8। उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया गया है। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स। चलो C2 2 नेगेटिव, C2 2 नेगेटिव। चलो जी कैसे देखेंगे? एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 6। हमारे पास कितने कार्बन हैं? 2। पहले कार्बन का 6 प्लस दूसरे कार्बन का 6, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज ये ऊपर, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो यानी कि +2, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इन सब में ही सारी स्पीशीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है। नाउ व्हाट्स योर होमवर्क? यहाँ पे आई लाइक टू गिव यू होमवर्क। ये जो ऑप्शन नंबर B, C और D हैं, कैलकुलेट देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपको क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ये आपको खुद से ट्राई करना है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ। ठीक है जी। सो नाउ यू नो दैट ऑप्शन नंबर A इज द राइट चॉइस। इज दैट क्लियर? एंड यहाँ पे हमने सब कुछ कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work 'cause